प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत प्रज्ञा ऑनलाइन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज एकादशी या हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम सब हिंदी भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे, जो हिंदी के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। हिंदी का व्याकरण देखिए, लिखा है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण। भाषा को अंग्रेजी में हम लैंग्वेज बोलते हैं और व्याकरण के अंग्रेजी होती है ग्रामर। तो किसी भी भाषा का अध्ययन करने के लिए हमें उसके व्याकरण का हमें ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। यदि किसी भाषा के व्याकरण का यदि हमें ज्ञान नहीं है तो समुचित रूप से हम उस भाषा को ना तो बोल सकते हैं और ना ही शुद्ध समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं भाषा और व्याकरण क्या है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में भी अनेक भाषाएं तथा उपभाषाएं बोलियां बोली जाती हैं। 18 भाषाओं को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, बांग्ला, पंजाबी, सिंधी, तेलुगु इसमें प्रमुख है। ये सब क्या हैं? भाषाएं। संसार की तो बात ही छोड़ दीजिए, मतलब संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु हमारे देश में अनेक भाषाएं तथा उपभाषाएं बोली जाती हैं। भाषा तो है ही हैं, उसमें उपभाषाएं भी हैं। इन उपभाषाओं में 18 भाषाओं को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं वो कितनी भाषा हैं? 18 भाषा। उसमें से संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, बांग्ला, पंजाबी, सिंधी, तेलुगु इसमें प्रमुख है। संस्कृत जो है देववाणी है। कन्नड़ कर्नाटका में, मलयालम भी दक्षिणी भारत में बोली जाती है। गुजराती गुजरात प्रांत की भाषा है, वहाँ गुजराती बोली जाती है। बांग्ला हमारे बंगाल प्रांत की भाषा है। पंजाबी पंजाब राज्य की भाषा है। सिंधी भी जो है आपके गुजरात पंजाब की तरफ बोला जाता है। तेलुगु तेलंगाना साइड में इसमें प्रमुख है। इतना होते हुए भी देश की संपर्क भाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा को ही अपनाया गया। मतलब जो 18 भाषाएं हैं, उन भाषाओं में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। बात समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे राष्ट्र भारतवर्ष में भाषा बोली जाती हैं, उन भाषाओं में चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे मलयालम हो, चाहे गुजराती हो, चाहे बांग्ला हो, पंजाबी हो, सिंधु हो, तेलुगु हो, उर्दू हो, इन सभी भाषाओं में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा क्या है? तो आप कहेंगे हिंदी।
भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। संस्कृत जो है कि देवताओं की भाषा है। हमारे जो धार्मिक पूजा पाठ कर्मकांड जो भी होते हैं हिंदू धर्म में, वो सब संस्कृत भाषा में ही होते हैं। चाहे वो शादी विवाह समारोह हो या कोई पूजा पाठ हो, वो सारे कार्यक्रम जो है संस्कृत भाषा में ही संपन्न होते हैं। भाषा क्या है? लैंग्वेज। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या है? सामाजिक प्राणी। कौन? मनुष्य। आवश्यकताओं की विभिन्नता और उनकी पूर्ति के आधार पर समाज के सभी सदस्यों में परस्पर निर्भरता होती है। होती है कि नहीं होती? ये सब क्या है? परस्पर निर्भर हैं एक दूसरे पर। भूख प्यास, इच्छा अनिच्छा, सुख दुख, हर्ष क्रोध, मनोरंजन आदि को व्यक्त अथवा प्रकट करने के लिए वो जो अभिव्यक्ति होती है, इसी के माध्यम से आवश्यकता अनुसार हम प्रयोग करते हैं। कभी वो आवश्यकता के माध्यम से बात करता है, कभी मौखिक रूप से मुख से बोलकर, तो कभी लिखकर। कहने का मतलब है कि भाषा वो एक शक्ति है, एक दूसरे से आदान प्रदान करने का माध्यम है। यदि हम भूखे हैं तो जो हम बोलेंगे तो किसी भाषा में ही बोलेंगे, चाहे हम अंग्रेजी में बोलें, चाहे संस्कृत में बोलें, चाहे कन्नड़ में बोलें, चाहे मलयालम में बोलें, चाहे गुजराती में बोलें। कुछ हमें किसी से व्यक्त करना है, किसी से कुछ कहना है, किसी से कुछ बताना है, कोई इच्छा प्रकट करना है, इच्छा या अनिच्छा, सुख या दुख, हर्ष या क्रोध, मनोरंजन आदि को व्यक्त या प्रकट करने। व्यक्त का मतलब किसी के सामने रखना। अभिव्यक्ति जो माध्यम है वही भाषा है। समझ गए? यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि ध्वनि जब तक सार्थक नहीं होती तब तक वो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं बन सकती। मतलब हम ऐसा मुख से ध्वनि उच्चारित करें कि उसकी कोई सार्थकता हो, जो बोलें अगला समझे। एक दूसरे से जो हम अपना विचार का आदान प्रदान कर रहे हैं, वही तो हमारी भाषा बनेगी। एक अबोध बालक जब रोता है तब निर्णीत रूप से नहीं समझा जा सकता या माना जा सकता है कि वो हो भूखा है अथवा किसी इच्छित वस्तु की प्राप्ति हेतु रो रहा है। बात समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए बच्चा भूखा है, बोल किसी भाषा का ज्ञान नहीं है, तो या तो रोएगा, करेगा क्या? तब ये निर्णित मतलब ये समझा नहीं जा सकता है कि वो भूखा है अथवा किसी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए वो ऐसा कर रहा है। आगे चलते हैं। किसी प्रकार शरीर में किसी पीड़ा के कारण भी वो रो सकता है। माता अपने विभिन्न प्रयासों द्वारा कुछ देकर वो समझ पाती कि बालक के रोने का वास्तविक कारण क्या है। यही बालक जब सार्थक ध्वनियों का प्रयोग कर अपनी इच्छा अनिच्छा व्यक्त करता है तो तत्काल ये बात समझ में आ जाती है कि उसे कुछ चाहिए।
बच्चे को रोकर अथवा हंसकर, गूंगे व्यक्ति का संकेतों या हाव भाव द्वारा, पशुओं का उनके हाव भाव द्वारा, अपने विचार प्रकट करना क्षमताहीन विचार विनिमय कहा जा सकता है। क्षमताहीन है ही भाई वो, मतलब जब व्यक्ति गूंगा है तो किस भाषा को बोलेगा? वो किसी भाषा को नहीं बोल सकता है भाई, ना तो हिंदी बोल सकता है, ना अंग्रेजी बोल सकता है, ना संस्कृत बोल सकता है, ना उर्दू बोल सकता है, वो कुछ भी नहीं बोल सकता है। तो वो जो अपना हाव भाव प्रकट करता है तो क्या कहलाता है? क्षमताहीन विनिमय कहलाता है। ये क्षमताहीन विनिमय। कितना बन गया? सभ्य समाज में कोई एक सभ्य समाज है, इस प्रकार या संकेतों का हाव भाव द्वारा विचारों की संपूर्ण प्रगटा करना संभव नहीं है। क्षमताहीन विचार विनिमय आप समझ गए? क्षमताहीन मतलब उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। जैसे बच्चा है, भूखा है तो या तो रोएगा, खुश है तो हंसेगा, उससे उसकी भाषा की ये व्यक्ति होगी। एक व्यक्ति गूंगा है तो वो संकेत करेगा, पानी पीना है तो हाथ से हाव भाव द्वारा प्रकट करेगा। ये पशु हैं तो वो भी किसी भाषा का नहीं बोल सकते। कोई जानवर उससे को भैया तुम संस्कृत बोलो, उर्दू बोलो, फारसी बोलो तो बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा ना। तो उनके हाव भाव से जो प्रकट होता है वही कहलाता है क्षमताहीन विचार विनिमय। ये और जो सभ्य समाज है तो संकेतों या भाव और विचारों की संपूर्ण प्रगत संभव नहीं है। वर्तमान युग में सभ्य समाज ध्वनि के माध्यम से अपनी इच्छाओं, अनिच्छाओं और विचारों, इच्छाओं और अनिच्छाओं की संपूर्णता को मुख से बोलकर अथवा उस विशेष ध्वनि को विशेष चिन्हों में लिपिबद्ध कर प्रकट करता है। इसी प्रकार जो बोली हम प्रतिदिन व्यवहार में प्रयुक्त करते हैं अथवा अपनी बात जिस बोली के माध्यम से कहते हैं या उसे समझते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम भाषा बोलते हैं। हम जो कुछ भी किसी पर्याय से अपने मुख से बोलते हैं वो सब क्या है? भाषा है। आप पर्याय मतलब सुन कि कोई मतलब, कोई उद्देश्य। तो जो उसमें मुख से बोलते हैं, जैसे पानी पीना है तो चाहे हम हिंदी में बोलें, चाहे अंग्रेजी में बोलें, चाहे जिसमें बोलें, तो जिससे हम व्यक्त करेंगे तो वो क्या है? वो भाषा ही तो है। क्या है? वो भाषा है। भाषा मन के भावों या विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। भाषा क्या है? भाषा वो है, वो माध्यम है जो मन के भावों या विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। ये चीज़ वह व्यक्ति के दैनिक जीवन के कार्यकलापों से जुड़ी रहती है। जुड़ी रहती कि नहीं जुड़ी रहती? भाषा शब्द देखिए मजे की बात है, ये भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। इस भाषा से ही शब्द भाषा बना। आम बोलचाल में जिससे बोली कहते हैं, शास्त्र में वो भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। तो भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत की भाष। भाष मतलब होता है बोलना। भाष मतलब क्या होता है? बोलना। तो भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। आम बोलचाल में जिसे बोली कहते हैं वही शास्त्रों में भाषा कहलाती है। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ लिखी गई है, ये विचारों के आदान प्रदान का वो साधन है
जो लिखने या बोलने के प्रयोग में लाया जाता है। ये अब आगे पढ़ते हैं भाषा के भेद। भाषा भेद समझ रहे हो ना, यानी भाषा के प्रकार, भाषा के भेद कौन कौन से, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। मनुष्य प्रायः 3 प्रकार से अपने विचार प्रकट करता है, बोलकर, लिखकर, संकेतों के द्वारा। करता है कि नहीं करता है? आप खुद सोचिए कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने विचार प्रकट करना चाहता है तो या तो बोलेगा आपसे, यदि बोलता नहीं है तो आपसे लिख करके कहेगा। यदि व्यक्ति वो लिख भी नहीं पाता है, न बोल पाता है, तो उसके लिए रास्ता क्या बचता है? संकेतों के द्वारा वो संकेत करेगा। तो व्याकरण में संकेतों को भाषा के रूप में कोई स्थान नहीं दिया जाता है। अतः विचार प्रकट करने के लिए 2 प्रक्रियाएं, बोलना अथवा लिखना, ही व्याकरण में स्थान पाते हैं। तो आज प्रिय विद्यार्थियों, भाषा की परिभाषा तक ही हम पढ़ेंगे। ये कक्षा अच्छा लगी हो तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, एक दूसरे को शेयर कर दें और लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें। तब तक के लिए सभी को नमो नमः।